ठीक है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है माइनर मेंबर ऑफ कंपनी। कंपनी आप सबको पता है, मेंबर अब तक आप सबको पता है। अब बात आती है माइनर की। माइनर से आप समझते हो जो बिलो 18 है उसको हम माइनर कहते हैं। माइनर मेंबर ऑफ कंपनी यानी कि जो इंसान वयस्क है ही नहीं, जो माइनर है ही नहीं, क्या वो कंपनी का मेंबर हो सकता है? अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो उसका माइनर होना नहीं होना चाहिए। वो माइनर यानी कि वो अनुबंध करने के योग्य होना चाहिए, क्योंकि सदस्य और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनुबंध ही नहीं कर सकता, कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही एलिजिबल नहीं है, तो वो कंपनी का मेंबर भी नहीं हो सकता। फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कोई भी माइनर व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई माइनर कर भी लेता है तो वो वॉइड आपको पता है वो अवैध होता है। एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही अगर माइनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो स्टार्टिंग से ही अवैध माना जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए ही यानी माइनर ना तो किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है, ना ही वो किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है। अगर उस माइनर का कोई संरक्षक यानी कि कोई कानूनी, अगर उसका कोई संरक्षक है, कोई गार्जियन है, वो पर्सन माइनर के बिहाफ पे कंपनी से शेयर्स लेने के लिए अप्लाई करता है, तो ऐसा गार्जियन मेंबर की तरह लाइबल होगा, माइनर कभी भी लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने माइनर के नाम पे कंपनी से शेयर्स लिए हैं। शेयर होल्डर के रजिस्टर में तो वो माइनर का नाम लिख देंगे, लेकिन मेंबर कभी भी एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि माइनर मेंबर कभी भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और उसके नाम पे जिस व्यक्ति ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो व्यक्ति का कंपनी का मेंबर माना जाएगा, ना कि माइनर। बच्चे ये वाला पॉइंट क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। आगे करते हैं। इसके आगे हमने कहा है कि केस आया था एक, इस केस को हम डिस्कस करते हैं। इन द केस ऑफ पिलानीअप्पा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आपको पता है वो व्यक्ति जो कंपनी का समापन करने के लिए डायरेक्टर्स द्वारा या क्रेडिटर्स द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्रेडिटर्स हमने दो टाइप के किए थे ना बच्चे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, याद है? यस मैम। यस मैम। है ना। लॉन्ग टर्म वाले क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हमने लोन लिया या जिनको हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं, ऐसे व्यक्ति अगर हमारी कंपनी को बंद करने के लिए बोलते हैं तो हमें लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये पिलानीअप्पा वाला केस है, इसमें था कि एक फादर ने अपनी माइनर डॉटर के नाम पे कंपनी के पास शेयर्स लेने के लिए अप्लाई कर दिया। अब अभी हमने पढ़ा कि माइनर तो शेयर्स ले ही नहीं सकता, लेकिन उसकी जगह कौन ले रहा है? उसके फादर, और उसके फादर ही उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स को चेकआउट करते हैं। अब कंपनी ने शेयर्स को माइनर के नाम पे रजिस्टर कर दिया और साथ में हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया था, उसमें कंपनी ने लिख दिया कि माइनर को हमने कंपनी के शेयर्स तो दिए हैं, लेकिन ये इसका फादर इसका गार्जियन है, ये इसका संरक्षक है। यानी कंपनी ने लिखा है उस गार्जियन यानी फादर के बिहाफ पे ही उस माइनर बेटी को कंपनी के शेयर्स दे दिए गए और रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में उसका नाम भी लिख दिया। इसका मतलब कंपनी ने माइनर को अपने शेयर होल्डर की फॉर्म में रजिस्टर कर लिया। अभी तो हमने पढ़ा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो अवैध नहीं माना जाता, वो वॉइड होता है। लेकिन किसके बिहाफ पे किया गया? गार्जियन के बिहाफ पे। अगर कंपनी का कोई भी प्रोसीडिंग होती है, कंपनी बंद होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चे? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैम उसके पापा। उसके पापा। आगे मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही है तो देखा गया कि जिस माइनर को आपने मेंबर या शेयर होल्डर की तरह लिखा है वो तो वैलिड है ही नहीं, वो तो वॉइड है, यानी कि उसको माना ही नहीं जा सकता। और जो फादर है माइनर के, उसने कंपनी के एप्लीकेशन पे साइन किया था, इसलिए अब उसके फादर लाइबल होंगे, वो बेटी लाइबल नहीं होगी। इसके अपोजिट अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को, जो वो एप्लीकेंट को रजिस्टर कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो व्यक्ति माइनर है और वो गलती से उसको अपना शेयर होल्डर भी मान लेते हैं और उसको अपना मेंबर भी मान लेते हैं, अभी नहीं पता था
लेकिन जैसे ही फ्यूचर में अगर कंपनी को पता चलता है तो वो ऐसे व्यक्ति को जो कि माइनर था उसको दिए गए शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। देखो जैसे सेकंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, कैंसिल कर सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर किसी माइनर व्यक्ति का डायरेक्टर्स को पहले नहीं पता था, बाद में पता चलता है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे माइनर मेंबर को दिए गए शेयर्स का आवंटन कैंसिल कर सकते हैं और उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनर कभी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बच्चे केस क्लियर है? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे हमने लिखा है कोई भी माइनर बड़ा होने पे, यानी कि वो 18+ होने पे रिनाउंस यानी कैंसिल करना, अपने शेयर्स को कैंसिल कर सकता है, अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। क्योंकि अगर उसने अपनी गलत एज शो करते हुए गलती से कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं, कंपनी का मेंबर वो बन गया है, लेकिन बाद में 18+ होने के बाद वो किसी भी समय अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अब जब वो कैंसिल करेगा तो कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट, कंपनी उस व्यक्ति को उसके शेयर्स त्यागने से मना नहीं कर सकती, इवन इफ चाहे उस माइनर ने शेयर्स लेने के लिए या मेंबर बनने के लिए अपनी एज गलत भी क्यों ना बताती हो। उसके बाद बट आफ्टर बिकमिंग मेजर, जब वो बड़ा हो जाएगा या हो जाएगी जो भी है, वो माइनर अगर उसने 18+ होने के बाद भी, यानी अब वो माइनर नहीं है, उसके बाद भी अगर उसने कंपनी के डिविडेंड लिए हैं, कंपनी की मीटिंग्स में पार्ट लिया है, तो लास्ट लाइन में देखो, तो ऐसे व्यक्ति को डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, बाय होल्डिंग आउट या बाय एस्टोपल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, भले ही वो कंपनी का मेंबर ना हो, तो भी उसके व्यवहार के अनुसार उसको हम गर्भित सदस्य बोलते थे, यहाँ पे हम उसको डीम्ड टू बी ए मेंबर मानेंगे। चाहे वो मेंबर नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर वो मीटिंग में पार्ट ले रहा है, अगर वो कंपनी के डिविडेंड ले रहा है, अगर वो कंपनी से प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति के बिना भी कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, अगर वो ऐसा करता है, यानी कि वो डिविडेंड भी ले रहा है, वो प्रॉफिट भी ले रहा है, वो मीटिंग में भी पार्ट ले रहा है, अगर वो ऐसा करते हुए भी मना कर रहा है कि नहीं मुझे कंपनी का मेंबर नहीं बनना, क्यों? बिकॉज उसका बिहेवियर मेंबर, वो मना तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा था? मेंबर जैसा था। एडल्ट यानी कि जब वो माइनर नहीं रहा उसके बाद भी उसका बिहेवियर कंपनी के साथ डिविडेंड लेने वाला था, मीटिंग से पार्ट लेने वाला था, इसलिए वो पर्सन चाह के भी अब मना नहीं कर सकता कि वो कंपनी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए बच्चे। इसमें लिखा हुआ है कंपनी ऑलवेज रिफ्यूजेस, कंपनी हमेशा मना करती है कि आप किसी माइनर को पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बच्चे पार्टली पेड अप शेयर्स बोलो जल्दी। गर्ल्स पार्टली पेड अप शेयर्स का मीनिंग बोलो जल्दी। मैम वो शेयर्स जो फुल्ली पेड रहते, मतलब जैसे कि कॉल मनी, मतलब जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है। हाँ हाँ बोलो। 10 रुपीज के शेयर है और शेयर होल्डर ने 8 रुपीज या 7 रुपीज हाँ पे करे हैं। हाँ, तो ऐसे 8 या 7 रुपीज़ अगर पे किए हैं तो बचे हुए 3 रुपये जो अभी पेंडिंग है, अगर ऐसे कोई शेयर्स हैं तो आप माइनर को ऐसे शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन फुल्ली पेड अप शेयर्स आप माइनर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंपनी माइनर का नाम भी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखने से मना करती है, क्योंकि कंपनी माइनर को कभी भी अनपेड अमाउंट के लिए, यानी कि पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी उससे कभी भी डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि माइनर तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। दूसरे पॉइंट में लिखा है माइनर कैन बी होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, जब पार्टली पेड अप नहीं हो सकते तो फुल्ली का बना सकते हैं। इफ़ डायरेक्टर्स ने अगर माइनर को शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, कौन से वाले? फुल्ली पेड अप, तो अगर डायरेक्टर अपने रिस्क पे माइनर को फुल्ली पेड अप शेयर्स दे भी रहे हैं, इस कंडीशन पे कि इससे कॉल्स नहीं मंगानी, सिर्फ इसको मेंबर मान लिया जाए। अगर उस मेंबर की वजह से कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो इसके लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर? ये था आपका माइनर वाला टॉपिक। बुक में चाहे ना भी पढ़ना, ये उसका लमसम मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट में आता है तो आप एज इट इज़ ये लिख देना उठा के, पॉइंट्स बना बना के। ठीक है बच्चे, ये था आपका माइनर मेंबर ऑफ कंपनी।